गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सभी को मैथ 16 पे स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बच्चों पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली की जो 6.1 है 6.2 की फर्मी है और पहला उदाहरण है जो हमने किया था, जो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा के देखनी है, ताकि आपको वीडियो एकदम से अच्छा दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा पाए। साथ में दोस्तों तक भी शेयर करना है, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों आप उदाहरण नंबर 2 करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी। उदाहरण नंबर 2 क्या लिखा है? एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। तो दर्शाए कि AE बटे ED बराबर है BF बटे FC के। एक हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। तो पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं हम। इस तरह का है, ठीक है। इसकी दो भुजा देखो, ये दोनों भुजा क्या होती है? असमांतर होती है, मतलब समांतर नहीं होती है। नाम है ABC और D। क्या कहा गया है आपको कि जो AB भुजा है ना वो समांतर है किसके? इस DC के। साथ में आपको क्या बोला गया कि जो AD भुजा है उस पे बिंदु E है और BC भुजा है उस पे बिंदु F है। तो इस पे तो कौन सा है? E और इस पे कौन सा है? F, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि जो EF भुजा AB के समांतर है। जो ये EF भुजा ना, ये वाली, जैसे इसको मिलाया मैंने, ये भुजा EF भुजा समांतर किसके? इस DC के। किसके? सॉरी, EF भुजा समांतर है इस AB के, इस AB के समांतर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो AE बटे ED है बराबर BF बटे FC है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी दिया हमें दिया है। क्या दिया आपको कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। अगर ABCD एक समलंब है तो आपको बोला गया है कि जहां AB समांतर है DC और असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो असमांतर भुजा हमारी कौन सी? असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। E और F स्थित है जहां आपको बोला गया जो EF समांतर है किसके? जहां अब वो क्या, जो EF समांतर है किसके? AB के। ध्यान से देखना बच्चों, जो AB समांतर है DC के, EF समांतर AB के। जब ये वाली भुजा देखो, AB समांतर है इस वाली के और AB समांतर इस वाली के, तो ये वाली भुजा इस भुजा के भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और आप लिख सकते हो या ऐसे लिखो, तथा आप लिख सकते हो यहां पे जो EF है वो EF किससे समांतर हो जाएगी? EF समांतर है DC के। जब देखो ये दोनों भुजा सेम लिखा है, AB समांतर है इस DC के और AB समांतर है EF के, तो EF समांतर हो जाएगी किसके? DC के, ठीक है। ये हमें दिया गया है। दूसरी बात हमें है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखिए, तो यहां से देखो सिद्ध क्या करना आपको? AE बटे में है ED बराबर BF बटे में है FC। ये आपको सिद्ध करके लाना है। अब बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए जब दो भुजाओं का अनुपात, सॉरी दो भुजाएं समांतर होती है, तो आपको याद होगा आपने प्रमेय पढ़ी है पिछले वीडियो में 6.1। वहां कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। उसने बोला कि जब दो भुजाएं समांतर होती है तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो वो हमें यहाँ थेल्स प्रमेय लगानी है। अब थेल्स प्रमेय लगाने तो यहाँ में क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो मेरे को देखो, मैं क्या करता हूं, इस AC को, एक को मिला देता हूं मैं किसको? C से।
यहाँ मेरे को कोई बिंदु मिल गया, जैसे यहाँ मध्य बिंदु में ले लेता हूं जी है। देखो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ना ये वाला, तो प्रतिच्छेद बिंदु मैंने जी ले लिया। मैंने ए को किससे मिला, ई से। जो प्रतिच्छेद जी प्रतिच्छेद बिंदु है किसका, ई एफ का। ई एफ का प्रतिच्छेद बिंदु कौन हो गया हमारा, जी। यहां से हमने रचना की है कि देखो, अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ थेल्स पर में लग रही है। अब देखो बच्चों एक बात, तो ये रेखा इसके समांतर है, जो देख क्या मतलब मैंने, ई एफ समांतर है किसके, डीसी की। ई एफ डीसी के समांतर है, तो यहां से लेके भुजा यहां तक की ये भुजा इसके भी समांतर हो जाएगी, कौन सी, ई जी समांतर हो जाएगी क्या, डीसी की। जब ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा भी इसके समांतर हो जाएगी। और जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम आसानी से कौन सी पर में लगा देंगे, थेल्स पर में लगा देंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखना आपको, अब हमने रचना क्या की है, रचना आपने की है कि कौन क्या की आपने रचना, तो रचना में हम लिखेंगे एसी को सी से मिलाया, जो जिसका मध्य बिंदु जी क्या करता है, ई एफ को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ई एफ को क्या, या ई एफ पे प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु है ना कौन सा, जी, हमारा बिंदु जी है, वो क्या करता है, जी प्रतिच्छेद करे। अब यहां लिखो कि जो बिंदु ए को सी से मिलाया, सी से मिलाया, जहां बिंदु जी ई एफ पर प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? जो हमने बिंदु ए को सी से मिलाया, जहां जो बिंदु जी है ना, बिंदु जी ये वाला जो ई एफ पर प्रतिच्छेद करता है, भाई ई एफ है तो प्रतिच्छेद करा, यहाँ पे ई एफ पे प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद हमें लिखना है उपपत्ति, मतलब प्रूफ करना आपको। देखो अब कैसे करेंगे हम, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जब आपने, मैंने क्या बोला आपको, ये तो हमारे है ये रेखा ई एफ समांतर किसके, इस डीसी के, तो हम लिखेंगे कि ये वाली रेखा है ना, ये भी समांतर हो जाएगी किसके, इस वाली के। तो आप लिखोगे कि जो ईजी है ना उस समांतर है किसके, इस डीसी के। ईजी समांतर हो जाएगी किसके, डीसी के। कौन से त्रिभुज में, पहले त्रिभुज का नाम ले देते फिर लिखेंगे। देखो त्रिभुज कौन सा हो गया हमारे पास, त्रिभुज ये वाली, ये तो मैंने बता दिया त्रिभुज है ए डी सी। पहले त्रिभुज का नाम दे दो, त्रिभुज ए डी सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए डी सी में जो ये हमारी भुजा कौन सी, ई जी समांतर हो जाएगी किसके, डीसी के। और जब दो भुजा समांतर हो गई, मतलब दो भुजा समांतर होती है, तो इन भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये भुजा और ये, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है बच्चों वो क्या होता है, बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे थेल्स परमे से, थेल्स परमे से, थेल्स परमे से आप क्या लिख सकते हो, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है कि अब बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो हम इधर वाले हिस्से को मिटाएंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। तो ठीक है, तो अब देखिए हम इधर की साइड में लिखेंगे, जो दिया आपने वो लिख लिया है, हमें तो सिद्ध करके लाना है। तो थेल्स परमे आप लगाओगे तो यहां से क्या आएगा आपके पास, एडी सॉरी ए ई बटे में क्या आएगा, ईडी बराबर होगा, देखो ए ई ये वाली भुजा और दूसरी है ईडी, इधर से कौन सी आएगी, ए जी जी सी। तो यहां से हमारे पास आएगी ए जी, फिर आएगी जी सी होगी। इसे समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब दूसरे देखो, हमें ये वाली भुजा चाहिए और ये वाली भुजा तो सिद्ध करके लानी है, एक तो ये वाली भुजा का अनुपात और एक इस वाली भुजा का अनुपात। अब की बार त्रिभुज लेंगे इधर वाला, ये वाला कौन सा है, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लोगे आप, ए बी सी, या आप ले सकते हो सी ए बी। तो इधर से आपने क्या लिया है, ए डी सी लिया है, तो इधर से आप लोगों सी ए बी, या आप ले सकते हो बी सी ए, दोनों एक ही बात है, तो आप ले सकते हो सी ए बी। यहां देखो कौन से त्रिभुज में देखोगे आप, त्रिभुज सी ए बी में, या मैं ले सकता सी ए बी में, आप देखोगे देखो ये वाली, इस बार मैंने क्या बताया था, जो ई एफ भुजा समांतर है इस ए बी की, देखो आपको दिया भी है कहा ई एफ, यहाँ पे देखो ए एफ भुजा समांतर किसकी, ए बी की। ये रेखा अगर इसके समांतर भुजा, तो देखो ये वाली भुजा भी तो इसके समांतर हो जाएगी। कौन सी भुजा, त्रिभुज में मैंने लिखा है जो जी एफ
समांतर हो जाएगी किसके, AB के। ये वाली GF है ना, यहां से लेके यहां तक की भुजा, ये समांतर हो जाएगी किसके, इसी AB के। क्योंकि जब ये EF समांतर हो, जब ये समांतर है, EF समांतर है किसके, AB के, तो इसका आधा भाग है GF, तो ये भी समांतर हो जाएगा किसके, AB के। यही हमारा। अब देखो यहां फिर लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आपके पास क्या आएगा, BF बटे FC बराबर आएगा BF बटे FC, इधर आएगा AG बटे में क्या आएगा, GC। ये समीकरण नंबर हो गया 2। चला समीकरण 1 और 2 को देखना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है क्या, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लिख सकते हो AE बटे ED बराबर होगा BF बटे FC। यही तो आपको सिद्ध करने के लाना था, तो इति सिद्धम। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब अगला उदाहरण करेंगे हम। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या लिखा है, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR है, जहां कोण PST बराबर है कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका एक त्रिभुज दिया गया, कौन सा, PQR, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया आपको PS बटे SQ, PT बटे TR। ठीक है, और आपको कोण दिया गया, कोण कौन सा दिया गया आपको, PST बराबर है किसके, यहाँ पे PRQ के। अब देखो बच्चों, जब त्रिभुज को हम समद्विबाहु सिद्ध करते हैं तो उसके दो कोणों को हमें बराबर करना पड़ता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उन भुजाओं से बनने वाले जो संगत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। अगर हम इस त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर कर दे और इनके संगत कोण बराबर कर दे, तो हम कह सकते हैं कि तो त्रिभुज हमारा PQR है, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप। सबसे पहले आपको क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज PQR में, हम ये नहीं कहेंगे कि समद्विबाहु है, हम लिखेंगे सिर्फ त्रिभुज PQR में। आपको दिया गया कि तो PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। ऐसे आपको दिया गया है दूसरा कि कोण PST बराबर है कोण PRQ। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, यह आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहां से रचना तो करनी नहीं है, आपको उपपत्ति में देखेंगे। मैं यहां से क्या करूंगा, समीकरण 1 से आपको लिखना है, समीकरण 1 से। अब क्या लिखोगे समीकरण 1 से, जो आपके पास है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। आपको याद होगा बच्चों कि प्रमेय नंबर हमने पढ़ी ही 6.2, उसमें क्या कहा गया कि जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जब त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वो दोनों जो भुजाएं होती है, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। कौन सी भुजा, एक तो ST और QR, क्योंकि ये जो ST है ये इस भुजा को क्या करती है, इसकी भुजाओं का अनुपात को क्या करती है, बराबर भागों बांटती है। इसका मतलब ST है वो समांतर होती है किसके, QR के। तो यहां से आप लिखोगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि जो ST है वो समांतर है किसके, QR की। ST हो जाएगी किसके समांतर हो जाएगी बच्चों, QR के समांतर हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब जब दो रेखाएं समांतर, एक बात याद रखना बच्चों, जैसे दो रेखाएं समांतर है और जब इसको कोई तीसरी रेखा काटती है, क्या काटती है, तीसरी रेखा, तो देखो एक रेखा के ऊपर ये वाला कोण और रेखा के ऊपर ये वाला कोण, ये संगत कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां से आप देखो हम क्या करेंगे, ये मैंने क्यों बताया, इसलिए कि देखो मैं इस कोण को इस कोण के क्या करूंगा, बराबर करूंगा, क्योंकि ये देखो इस रेखा को थोड़ी सी आप आगे बढ़ाओगे और इसको थोड़ी आगे, तो देखो इस दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी तिरक रेखा क्या करी है, काट रही है, तो इनके जो संगत कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे कि कोण
PST बराबर है कोण किसके, PQR के, बराबर है कोण PQR के। आप बताओ क्या है ये, संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से कि जो PST है वो बराबर है PQR के। तो देखो PST ये रहा, मैं जो दिया है उसमें देखिए आप, जो PST है वो बराबर है किसके, PRQ की। तो मैं इस PST के स्थान पे क्या रख सकता हूं, तो यहां से हमारे पास आएगा त्रिभुज PRQ बराबर, सॉरी, कोण PRQ बराबर है कोण PQR के। हम लिखेंगे चूंकि आप बताओगे कि कोण PST बराबर है कोण PRQ के, ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, कोण P कौन सा है, PRQ, ये वाला हो गया क्या, दूसरा देखो कौन सा PQR, ये दोनों कोण क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए क्या, हमने दोनों कोणों को क्या कर दिया, बराबर। अब जब किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं तो आपको पता है जब कोण बराबर हो गए तो इसकी कोणों की जो सामने वाली जो संगत भुजाएं हैं ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो आप यहां से लिख सकते हो कि भुजा कौन सी, PQ बराबर है किसके, PR के। तो आप लिखोगे संगत कोणों की भुजा, संगत कोणों की भुजा है क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या फिर आप ऐसे लिख दो, समान कोणों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है, समान कोणों की संगत भुजाएं। मैंने आपको क्या कहा था, यदि आप इस त्रिभुज के दो कोणों को बराबर कर दो, उनके संगत भुजाओं को बराबर कर दो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप अतः लिख सकते हो कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना ऐसा लिखना था। बस एक बात ये आपको ध्यान रखना है, जो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उन समांतर भुजा पे बनने वाले जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ये उदाहरण अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और आपको पीछे का वीडियो अवश्य देखना है क्योंकि आप 6.1 और 6.2 पर में पढ़ोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो को आपको अवश्य पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अंडर 16 की तरफ से धन्यवाद।